हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फाइनल सिलेक्शन बाय संदीप में। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। और यह जो पूरा लेक्चर होगा आज का 64th बीपीएससी इंटरव्यू के लिए हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक पे अधिक ध्यान देना चाहिए, उस पर आधारित होगा। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। देखिए, तो आपका जो यह है सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, बेसिकली ये दो भागों में बटा हुआ है, पॉलिटिकल साइंस से संबंधित और दूसरा जो आपका जो होगा वह होगा इंटरनेशनल रिलेशन से। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में हमें कौन कौन सा टॉपिक कर लेना चाहिए, फिर हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में हमें कौन कौन सा टॉपिक करना चाहिए, किसको अच्छी तरीके से देखना चाहिए। जो है आप फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार को पढ़ लें। ये जो फंडामेंटल राइट है यानी कि आपका जो मौलिक अधिकार है, यहां से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है और एक नागरिक होने के नाते आपको फंडामेंटल राइट बिल्कुल ही पता होना चाहिए। देखिए, जैसे ही आपको फंडामेंटल राइट पता हो जाता है तो दूसरा प्रश्न यहाँ पे आता है कि आपको फंडामेंटल ड्यूटीज भी पता होना चाहिए, यानी कि मौलिक कर्तव्य भी पता होना चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज, और मैं कहूंगा कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो आपको ये मौलिक कर्तव्य जो है 11 मौलिक कर्तव्य है, वो 11 मौलिक कर्तव्य आपको सीक्वेंस वाइज याद होना चाहिए, पहला से लेके 11वां तक, यानी 1 to 11 तक। तो आप इसको तो बिल्कुल ही याद ही कर लें, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कई बार कि आपसे मौलिक कर्तव्य कितने हैं आप हमें बताइए, सिंपल सा ये प्रश्न पूछ दिया जाता है और इसका आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आपको सभी को याद कर लेंगे। तो आप इसको याद ही कर लें। बाकी मैं कभी भी किसी टॉपिक को याद करने के लिए नहीं कहता हूं, समझने के लिए कहता हूं, लेकिन आप मौलिक कर्तव्य को याद कर लें। तो मौलिक अधिकार और कर्तव्य, ये दो टॉपिक्स पे आप जो है अच्छी तरीके से वर्क करें। और इससे यदि हम आगे बढ़ते हैं तो पॉलिटिकल साइंस में सबसे जो अहम बिंदु होती है, जिसे कि आप कह सकते हैं कि चुनाव से पहले, चुनाव के बाद और चुनाव के दौरान एक समस्या, और आप उसको देख सकते हैं कि आवश्यकता को भी मद्देनजर जो है वो किया जाता है, वह है आपका गठबंधन की सरकार। और इस गठबंधन की सरकार में भी दो तरीके का गठबंधन होता है, एक प्री अलायंस होता है, एक पोस्ट अलायंस होता है। प्री अलायंस कहने का मतलब क्या हो गया कि प्री अलायंस जो हो गया वो चुनाव से पहले ही गठबंधन कर लेते हैं, और पोस्ट अलायंस जो होता है वो क्या करते हैं कि चुनाव होने के बाद गठबंधन करते हैं। तो आपसे यहां से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है कि प्री अलायंस और पोस्ट अलायंस, इस दोनों में कौन बेहतर है। आप अपना सुझाव इस पे रखिए, तो आप इसे देख लेंगे तो आप इसका आंसर अच्छी तरीके से कर पाएंगे। उसके बाद जो अगला है इस गठबंधन की सरकार से संबंधित है दलीय व्यवस्था। एक दलीय, द्विदलीय, जैसे अमेरिका की बात की जाए तो वहां पे द्विदलीय व्यवस्था है, और भारतीय संदर्भ में बात की जाए तो कमोबेश प्रत्येक घर में ही एक दल तैयार रहते हैं। तो इस समस्या का क्या समाधान होना चाहिए, क्या यह उचित है या अनुचित है, तो आप लोग दलीय व्यवस्था पे भी थोड़ा सा इसको देख लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके दौरान ही एक और शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इस सरकार की बात अभी चल रही है तो एक आ जाता है आपका दबाव समूह। दबाव समूह आता है, प्रेशर ग्रुप इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो ये जो दबाव समूह होते हैं इनका भी अहम योगदान होता है, चुनाव के दौरान भी, चुनाव के बाद भी और चुनाव से पहले भी। बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, इनका जो समूह होता है, इनका कार्य होता है कि अपनी बातों को मनवाने के लिए सरकार पे क्या करना कि दबाव बनाना। तो आपको इस ग्रुप के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, और ग्रुप भी कई प्रकार के होते हैं, तो आप उसको देख लेंगे तो अच्छी तरीके से आप उसका जवाब दे पाएंगे।
और यदि हम बात करें पॉलिटिकल साइंस में, तो आपका एक समस्या आ जाता है दलितों की समस्या। तो आप इस पर तो बिल्कुल ही अध्ययन कर लें, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाने की 100% संभावना रहती है कि आपसे यह प्रश्न पूछे ही जाएंगे दलितों की समस्याओं को लेकर, कि दलितों की क्या समस्याएं हैं और सरकार उसके लिए क्या प्रयास कर रही है, संवैधानिक क्या प्रावधान है, क्या उन्हें उसका लाभ मिल पा रहा है, और अगर मिल रहा है तो इतने सालों के बावजूद भी, संविधान का गठन 1950 में हो गया, उनके लिए ढेर सारी सुविधाएं सहूलियतें मुहैया करवाई गई, उसके बावजूद दलितों की समस्या जस की तस बनी हुई है। तो इसके लिए कौन कौन से कारक जिम्मेवार हैं, तो आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। इसके अतिरिक्त मैं कहूंगा कि आप दो भारतीय राजनीतिक चिंतक, जिसमें आपका दो नाम आएगा, दो भारतीय चिंतक की यदि हम बात करें तो पहला नाम मनु का आता है। आप मनु के जो राजनीतिक चिंतन है इसको पढ़ लें, और दूसरा है आपका कौटिल्य का। किनका? कौटिल्य का। ये भारतीय राजनीतिक चिंतक है दोनों, तो इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इन दोनों के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लें, बस पढ़ लेना है, क्योंकि आपको वहां पे एक स्मार्ट तरीके से जवाब देना है, ना कि आपको 2 पेज 3 पेज लिखने वाली बात है। तो आप इसको ओवरऑल देख लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये आपके भारतीय परिप्रेक्ष्य में हो गया, ठीक है। और दो और राजनीतिक चिंतक का मैं कहूंगा कि आप उनके बारे में थोड़ा सा देख लें। दो नाम है अरस्तु और प्लूटो। तो इन चारों के बारे में, ये यूनानी विचारधारा से प्रभावित हैं दोनों, तो अरस्तु के बारे में और प्लूटो के बारे में, और भारतीय संदर्भ में आप मनु के बारे में और कौटिल्य के बारे में। तो कुल जो है 4 राजनीतिक चिंतक हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा सा देख लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये चारों के चारों ही आपसे पूछे जाएंगे, हो सकता है कि आपसे सिर्फ कौटिल्य के बारे में पूछा जाए कि इनके राजनीतिक विचार क्या थे, या फिर आपसे मनु के बारे में या अरस्तु प्लूटो किसी एक के बारे में पूछा जा सकता है। और ऐसा माना जाता है कि आपने मेंस लिखा है तो इन सबों के बारे में आपने पढ़ा होगा। हालांकि मेंस के दौरान जो ये राजनीतिक चिंतक होते हैं इनके बारे में पढ़ना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन इंटरव्यू में उतना समस्या नहीं है, क्योंकि आप थोड़ा सा इसको देख लें और इतना देख लें कि 2-4 लाइन में आप इस प्रश्न का जवाब आप दे सके स्मार्ट तरीके से। तो यह हो गया आपका पॉलिटिकल साइंस से संबंधित टॉपिक्स। आप इन सभी टॉपिक्स का अध्ययन कर लें। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंटरनेशनल रिलेशन की। हम लोगों को इंटरनेशनल रिलेशन में किन किन देशों के साथ संबंधों को और कुछ जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं तो उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन की यदि बात की जाए तो कुछ देश महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके बीच का संबंध हमें जानना होता है। जैसे एक तरफ हम रख लेते हैं भारत को, और अब हम भारत के साथ अलग अलग देशों के संबंधों को देख लेते हैं कि हमें किन किन देशों के संबंधों के बीच में देख लेना चाहिए। देखिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी बात करें तो भारत और नेपाल, इसको देख लेते हैं कि ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि अभी भारत और नेपाल के बीच में भी सीमा विवाद उत्पन्न हो गया है, जो कि पहले पाकिस्तान के साथ था, चाइना के साथ था, अब नेपाल के साथ होने लगा है। नेपाल ने 1-2 जगहों को अपने नक्शे में हाल ही में दिखा दिया कि वो नेपाल का प्रांत है। तो एक सीमा विवाद हो गया है छोटे से देश नेपाल के साथ। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है आपके इंटरनेशनल रिलेशन में कि भारत और नेपाल को आप देख लें। दूसरा यदि हम बात करें तो दूसरा आपको देख लेना चाहिए भारत के साथ अमेरिका का संबंध। और इसी संदर्भ में, इसी अमेरिका के संदर्भ में
जो ईरान पर जो प्रतिबंध लगे हैं अमेरिका के द्वारा, उसको भी इसी संदर्भ में देख लेना है। साथ ही साथ जो चाइना के साथ जो अमेरिका का ट्रेड वॉर चल रहा है, व्यापार युद्ध चल रहा है, तो उससे भारत को क्या फायदा होगा, आप उसको देख लें। ईरान पर जो अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है, उससे भारत को क्या नुकसान होगा, आप उसको देख लें। और भारत और अमेरिका अभी हालिया कुछ वर्षों में बहुत ही करीब आए हैं, तो इससे आने वाले समय में भारत को क्या फायदा होने वाला है, तो आप इन संदर्भों पर जो है इसको देख लें। एक और चीज आप करें कि एक तो रिलेशन हो गया आपका अमेरिका, ईरान, चीन, तीनों को मिलाकर भारत के साथ, और एक भारत और चीन के बीच भी सीमा विवाद चल रहा है, वर्षों से यह चलता आ रहा है। और हाल में बात की जाए तो सिक्किम के पास, लद्दाख के पास चीन के जो सैनिक हैं और भारत के जो सैनिक हैं, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा झड़प हो गया है, तो आप इसको भी देख लें। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि कुछ देशों के साथ संबंधों को देखना। इसके अलावा यदि बात की जाए तो कुछ और समस्याएं हैं जो कि इंटरनेशनल इश्यूज हैं, जैसे कि आपका क्या हो गया कि आतंकवाद। देखिए, आतंकवाद जो है वह किसी देश विशेष की समस्या नहीं रही है, यह कमोबेश सभी देश जो है इससे ग्रसित है। तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आतंकवाद को आप देख लें, और इसके साथ साथ आप एक दो टॉपिक और ऐड कर लें, क्षेत्रीयतावाद, और एक हो जाता है आपका राष्ट्रवाद। तो इन तीनों पर आप जो है अध्ययन कर लें। और इसके अलावा मैं कहूंगा कि आप एक चीज और अध्ययन कर लें, इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी देश की विदेश नीति। तो भारत की विदेश नीति क्या है, अब विदेश नीति जो है भारत की, उस विदेश नीति को थोड़ा सा देख लें कि क्या है भारत की विदेश नीति। और जब विदेश नीति की बात करेंगे तो गुट निरपेक्ष का नाम आ जाएगा, पंचशील का नाम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो नाम आएंगे आप उसको थोड़ा सा देख लें तो बेहतर होगा। और इस प्रकार से हम लोग पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन में जो कुछ भी महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है, हम लोगों ने उसका डिस्कस किया है इस वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप इसको लाइक करें, और जितने भी दोस्त आपके हैं जिनका भी ऑप्शनल सब्जेक्ट यह रहा है, आप उनको यह वीडियो शेयर कर दें। और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और मेरे साथ टेलीग्राम चैनल फाइनल सिलेक्शन बाय संदीप के साथ भी जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।